सोनू जी, आप तो महाराष्ट्र के ग्राउंड पे हैं और इलेक्शंस के अलावे राजनीति को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। आरएसएस संघ, आपको भी पता होगा, खबरों में जो आई, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, बेहतर आप बता पाएंगे। जी नागपुर बेस्ड संघ लोकसभा में कहने सुनने में आया कि वो उस तरीके से एक्टिव नहीं था जिसका रिजल्ट सामने था। आप भी जानते हैं 400 पार और कहाँ 240। इस बार सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में संघ ने खुलकर अपने घोड़े दौड़ा दिए। शायद उसका कारण है कि 100 इयर्स नेक्स्ट ईयर 2025 में, और संघ ये नहीं चाहता कि महाराष्ट्र में किसी तरीके से उनकी पकड़ ढीले। कहां तक ये सच है? क्या संघ पूरी तरह से इस बार खुल के आया है या नहीं? क्योंकि बहुत महत्व रखता है वो भारतीय जनता पार्टी। देखिए 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें कई सारी सीट्स ऐसी बांट दी गई जिसमें जो पार्टी है उसने संघ को पूछा ही नहीं। संघ जहां पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी वहां पर कैंडिडेट उतारने को दिया ही नहीं गया। इसके अलावा जेपी नड्डा जो है वो एक स्टेज पर ये बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। तो 2014-24 के आसपास जो है ऐसे घटनाक्रम बने कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं संघ को जो है उस साइडलाइन करने की कोशिश की, और उस साइडलाइन करने की कोशिश से संघ काफी ज्यादा नाराज था और ऐसा लग रहा था कि संघ की पकड़ जो है उस सरकार में कहीं कम की जा रही थी। संघ बार बार ये कह रहा था कि चलो आपने शिवसेना तोड़ी, अजित पवार को साथ में ले लिया, ठीक है, लेकिन जो एनसीपी है उसे तोड़ने की जरूरत नहीं थी। एनसीपी अजित पवार को अपने साथ नहीं लेना चाहिए था। फिर भी अजित पवार को साथ में लिया गया और अजित पवार को सीट भी दी गई लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए। तो इन सारी चीजों से संघ काफी नाराज था और संघ जो है हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करता रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि संघ ने जो है मदद नहीं की। लेकिन जैसे ही ये नतीजा है उसके बाद देवेंद्र फडणवीस काफी एक्टिव हो गए। उन्हें पता चल गया कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हम अगर ऐसी ही गलती हम दोहराते रहे और संघ को हमने नहीं मनाया तो विधानसभा चुनाव में भी हमारा बंटाधार होने वाला है। तो उसके बाद लगातार मैराथन बैठकें शुरू हुई। मुंबई में ही जो कफ परेड है वहां पर कई बार जो है कई राउंड्स की मीटिंग जो है जो संघ के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ और देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुले, ऐसे सभी बड़े नेताओं के बीच बैठक होती रही। और इसके बाद लगातार बैठक हुई और देवेंद्र फडणवीस ने कहीं ना कहीं संघ को इन सारी चीजों के लिए मना लिया कि आपको हमारे साथ रहना होगा, गलती जो हुई उसे जो है खत्म करो, हम आगे जो है नया चैप्टर लिखेंगे। तो संघ भी जो है वो मान गया। संघ की जो सबसे बड़ी नाराजगी थी अजित पवार को लेकर, तो आरएसएस जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने जो है एक प्रेजेंटेशन करके आरएसएस को बताया कि देखिए इस सिचुएशन में हम अगर अजित पवार को आपसे अलग करते हैं तो हमें जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो संघ को किसी तरह से मनाया गया अजित पवार के को साथ देने को लेकर। तो संघ अब मान चुका है और संघ जो है वो वापस से मैदान में उतरकर जो बीजेपी है उसके लिए प्रचार कर रहा है। मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार आरएसएस ने लगभग अपने जो 36 सहयोगी संगठन है उन सभी को जो है एक्टिव कर दिया है। और ये लोग जो है ये अलग अलग इनके जो से जुड़े हुए जो लोग हैं ये अलग अलग टोलियां बनाकर 10 से 15 लोगों की टोलियां बनाकर ये लोगों तक जा रहे हैं, घरों घरों में जा रहे हैं और लोगों से जो है वो भाजपा के पक्ष में वोट करने की मांग कर रहे हैं। पिछले चुनाव में ये नहीं हुआ था लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर ये हो रहा है। जो संगठन है उनमें से कुछ संगठन मैं आपको बता देता हूँ, काफी अहम संगठन है जिसमें एक तो वीएचपी है, बजरंग दल है, मजदूर संघ है, किसान संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय सेविका समिति, दुर्गा शक्ति, ऐसे जो संगठन है वो जो है आरएसएस के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा जागरण मंच बनाया गया है, इन सभी के लोगों को जोड़कर एक जागरण मंच बनाया गया है और इसके तहत जो है लोगों की अलग अलग टुकड़ियों को बांट दिया गया है। हर इलाके में 15 से 20 लोग जो है जमा होते हैं, फिर वो साथ में जाते हैं और लोगों से जो है
बीजेपी के पक्ष में वोट करने की मांग करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किस तरह से आपको वोट देना है, क्यों बीजेपी को वोट देना है, तो कुछ मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं जिसमें भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पथराव, दंगा, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, ऐसे मुद्दे जो हैं वो लेकर जो है ये लोग लोगों के सामने जा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए लव जिहाद जो है बढ़ जा रहा है, जमीन जो है, भूमि जिहाद, ये सारी चीजें बढ़ता जा रहा है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। तो एक पूरी सुनिश्चित तरीके से जो है महाराष्ट्र में जो आरएसएस है वो एक बार फिर से पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में उतर चुका है और उसे भी पता है कि बीजेपी को एक झटका मिल गया है, बीजेपी अब लाइन पर आ चुकी है और बीजेपी जो है वो अब आरएसएस के आगे नहीं जाएगी। तो बीजेपी आरएसएस जो है वो अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है कि चलिए अब हम प्रचार करेंगे और अब आने वाले दिनों में सरकार अगर बनती है तो हमारी बात मानी जाएगी। और इसी के चलते इन सारे जो अगर बात करें मंचों की, तो ये सारे मंच जो है वो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए, वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी हैज बीन टेम्ड इन महाराष्ट्र एज इट अपीयर्स जी। और दूसरी चीज है कि एक बात आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि आपका चुनाव खत्म होगा, 20 को चुनाव है, 23 को रिजल्ट आएगा, 26 तक सरकार बनना है, जैसी स्थिति नजर आ रही है। जो हमें यहाँ दिल्ली तक खबरें आती हैं उस पर बेहतर आप बताएंगे कि जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक जो हम आकलन कर पा रहे हैं, दोनों से दोनों गठबंधनों को जैसा नजर आ रहा है मेजॉरिटी मार्क्स नहीं टच कर पाएंगे। वैसी स्थिति में 23 से 26 का एक जो डेट है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 26 के बाद 26 तक अगर सरकार नहीं बने तो फिर राष्ट्रपति शासन ही एक रास्ता बचता है और ये फेवरेबल होगा केंद्र के एनडीए सरकार के लिए, विन विन सिचुएशन होगा। इधर से अगर मेजॉरिटी ना मिले तो 26 के बाद राष्ट्रपति शासन। इस पे एमवीए के लोगों से आपकी बात हुई होगी, आकलन जो वहां पॉलिटिकल एनालिस्ट्स करते हैं उनका क्या कहना है, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है या इट्स अ क्लियर थिंग कि किसी एक को मेजॉरिटी मिल जाएगी? देखिए महाराष्ट्र के इस चुनाव में अगर देख लिया जाए तो किसी एक को बहुमत मिलना ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो टूटी हुई हैं, हिंदुत्ववादी वोट्स बढ़ चुके हैं, अल्पसंख्यक वोट जो है वो एमवीए के साथ इंटैक्ट है, लेकिन जो विधायक जो कैंडिडेट्स उतरे हैं उनमें भी अगर हम देखें तो कई सारी सीटों पर जिन लोगों को पार्टियों ने टिकट नहीं दी है तो वो जो है अपने पार्टी के जो ऑथराइज्ड जो कैंडिडेट है उनके सामने मैदान में उतरे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर देख लिया जाए तो बहुत मुश्किल है दोनों ही अलायंस को अपने दम पर सरकार बनाना। अगर दोनों में से किसी को बहुमत आ गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि महाराष्ट्र में किसी एक अलायंस की सरकार बनेगी, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो उसमें अगर देख लिया जाए तो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव के नतीजों के बाद महज 72 घंटे ही बचते हैं कि आपको सरकार बनाना है और इन 72 घंटों में नई सरकार नहीं बनी, नया मुख्यमंत्री नहीं आया, नई शपथ ग्रहण नहीं हुई और पहला सेशन नहीं बुलाया गया, तो 27 तारीख को रात को 12:01 पर जो राज्यपाल का शासन है वो लग जाएगा और ऐसे में जो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई है ये पूरी तरह से पानी हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में बहुमत आना, किसी को आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा अगर इसमें देख लिया जाए, अगर जो महाविकास आघाड़ी है वो अगर बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है तो उसके लिए यानी कि अगर वो 120 सीटों तक आ जाती है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि वो अपने और भी लोगों को जोड़कर सरकार बना सके। लेकिन अगर यही सिचुएशन 120 सीटों पर अगर महायुति यानी कि जो सत्ताधारी एनडीए जो है वो अगर 120 तक आता है तो वो काफी अच्छी तरीके से जो है मैनेज करके अपनी सरकार बना सकती है। और ऐसी सिचुएशन में अगर देख लिया जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसे किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र में नुकसान
नहीं होगा, अगर वो सरकार में नहीं आती है, अगर वो सरकार नहीं बना पाती है या फिर वो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर हो जाती है, तो वो ये भी कोशिश करेगी कि महायुति की सरकार ना बने, और उसके लिए ये काफी आसान होगा कि वो जो 72 घंटे हैं उन 72 घंटों में जो है सरकार बनने ना दे। भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों में काफी एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी ये ऐसा कर सकती है। सारी के सारे सिचुएशन जो है वो डिपेंड रहेंगे 23 तारीख के नतीजे में। अगर किसी एक अलायंस को क्लियर कट मैंडेट मिल जाता है तो वो सीधे सीधे सरकार बनाएगा, लेकिन अगर क्लियर कट मैंडेट नहीं मिलता है तो महाराष्ट्र में हम जैसे पत्रकारों का काम जो है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्हें किडनैप करके एक जगह रखा जाएगा। ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हो जाएगी। एक दिन में, एक घंटे में किस तरह से जो पूरी की पूरी सिचुएशन है ये बदल जाएगी, ये हमें देखने मिलेगा। तो महाराष्ट्र की ये जो सिचुएशन है काफी ट्रिकी है। किसी एक पार्टी को बहुमत, किसी एक अलायंस को बहुमत मिलना बेहद ज्यादा मुश्किल है, और कोई भी पार्टी इतने जो है सीट पर नहीं लड़ रही है कि उसे बहुमत मिल जाए। राज ठाकरे पर नजर रहेगी, क्योंकि राज ठाकरे हो सकता है कि किंग मेकर का काम जो है वो करे। अगर उनके पास जो 2009 के जो चुनाव थे उस हिसाब से अगर उनके पास 11 विधायक आते हैं तो राज ठाकरे की भी जो भूमिका है वो महाराष्ट्र के जो चुनाव है उसमें काफी ज्यादा अहम हो जाएगी। अच्छा सोनू जी, एक अंतिम सवाल जाते जाते, क्या जी। आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा की बात हम ना करें, उस समय हो सकता है कि कुछ इक्वेशंस होंगे, इस बार असेंबली चुनाव में क्या माइनॉरिटी वोट्स ठाकरे साहब को जाएंगे? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि आप अगर आज की सिचुएशन में महाविकास आघाड़ी जो कि विपक्षी गठबंधन है, अगर उसकी तरफ से आप किसी को भी खड़े कर दो, आप अगर योगी आदित्यनाथ को भी आप खड़े कर देंगे महाविकास आघाड़ी की तरफ से, तो मुस्लिम वोटर जो है वो महाविकास आघाड़ी को वोट देगा। ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने आंख बंद करके शिवसेना को वोट दिया। ये वही शिवसेना है जिसे बाला साहेब ठाकरे चलाते थे, ये वही शिवसेना है जो फार राइट वाली पार्टी है, और ये वही शिवसेना है जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रही थी। अब इसी इसी शिवसेना को जो है जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बड़े पैमाने पर वोट दे रहे हैं। कई मुस्लिम इलाकों में उद्धव ठाकरे के बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने डीपी में उद्धव ठाकरे का फोटो लगा रहे हैं। कल मैं नवाब मलिक का इंटरव्यू करके आ रहा था तो उस वक्त एक ड्राइवर मुझे मिले, हम उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि बाकी सब सही है लेकिन हम जो है महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे, हम उद्धव ठाकरे को वोट देंगे। तो ये सोचिए कि जो ये मुस्लिम वोटर है ये महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ कितना इंटैक्ट हो चुका है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये क्यों पैदा हुई है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्ववादी राजनीति कर रही है, जिस तरह से बीफ वाले मामले सामने आए, वो गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारना, ये सारे मामले आए। नीतीश राणे के जो बयान आए कि हम मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, तो ये सारे जो बयानबाजी हुई है उन सारी चीजों को अगर देख लिया जाए तो उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को महाविकास आघाड़ी के साथ इंटैक्ट करने का काम किया। आज सिचुएशन ये है कि अजीत पवार की एनसीपी जो अल्पसंख्यक समाज के वोटर्स पर बड़े पैमाने पर जीत कर आती रही है, आज उसे भी जो है महायुति के साथ रहकर जो है अपने वोट्स जो है अल्पसंख्यक वोटर जो है वो हासिल करने में काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुस्लिम वोटर जो है वो महाराष्ट्र में पूरी तरह से इंटैक्ट है, वो किसी भी प्रकार से जो है महाविकास आघाड़ी से अलग नहीं आने जाने चाहते हैं। चाहे AIMIM कितनी भी कोशिश कर ले, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो आंख बंद करके महाविकास आघाड़ी को वोट दे रही है। और आप किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दें महाविकास आघाड़ी की तरफ से, आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, मुस्लिम वोटर आंख बंद करके
उसको वोट दे देगा। ये एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य ही है कि वोटर आंख बंद करके सिर्फ आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द माइनॉरिटी एंड द मुस्लिम वोटर्स, दूसरे साइड की भी मेजॉरिटी हिंदू वोटर्स की भी बात आप कर लें, लोग आंख बंद करके चले जाते हैं। मुस्लिम वोट इसलिए बीजेपी को नहीं मिलेगा क्योंकि मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पे शिवसेना खड़ा हुआ करता था कल को, पर आज हम शिवसेना के साथ इसलिए हैं क्योंकि हमको बीजेपी को वोट नहीं देना है। यानी कि विकास का कोई महत्व नहीं, मुद्दों का कोई महत्व नहीं, सिर्फ एक मुद्दा है जिस पे चुनाव होता है इस देश में शायद, और महाराष्ट्र में इस बार फिर, वो है हिंदू मुस्लिम। देखना है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे खासकर कितने दिनों तक ये देश की पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ती रहेंगी, वोटर बढ़ता रहेगा, चुनाव होते रहेंगे और सरकारें बनती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा सोनू जी आपसे मिलकर, और बहुत विस्तार से आपने महाराष्ट्र चुनाव के बारे में बताया लो हमारे व्यूअर्स को। हम फिर आएंगे आपके पास इन्हीं मुद्दों के साथ, जब तक चुनाव है तब तक हम आपके साथ, और चुनाव के बाद चुनाव के जो रिजल्ट्स होंगे उसके बाद जो मुद्दे होंगे विकास खासकर, उस पर हम आपसे बात करेंगे। जी नमस्कार और धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे। जी शुक्रिया, शुक्रिया सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।